हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेक इट इजी स्किल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अब आप सभी को पता है कि ये क्लासेस हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नालको का एग्ज़ाम 1 या 2 महीने के भीतर आपके सामने होगा और आप जो है बहुत जल्दी एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे, एग्ज़ाम दे रहे होंगे ना। तो ये बच्चे आपका उड़ीसा का करंट अफेयर समाप्त होने के बाद में, ख़त्म होने के बाद में, अब हम उड़ीसा के बारे में जो जर्नल चीज़ें होती हैं, सामान्य अध्ययन, स्टैटिक जीके जिसे हम कहते हैं ना, जो चीज़ें बदलती नहीं हैं, वो वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे इन सेशन के माध्यम से। तो आज से आपका उड़ीसा का जो सामान्य अध्ययन है, स्टैटिक जीके है, वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जिस तरीके से बच्चे आपने इससे पहले करंट अफेयर वाली जो वीडियोस हैं, करंट अफेयर वाले जो आपके सेशन है उनको देखा, उसमें जो है आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रतिक्रिया दी, आप लोगों के जो है बहुत अच्छा इंगेजमेंट भी रहा, क्योंकि आप लोग जो है प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, 40 मार्क्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, और बाकी जो आपका टेक्निकल है उसको तो आई होप आप लोग कर ही रहे होंगे यार, है ना, अलग से। तो ये बच्चे जो आपका पोर्शन है, बहुत सारे एग्ज़ाम में जब आप टेक्निकल एग्ज़ाम देते हैं तो टेक्निकल एग्ज़ाम में आप लोगों ने देखा होगा कभी 30 नंबर का, कभी जो है आपका 40 नंबर का, कभी 50 नंबर का नॉन टेक जुड़ा हुआ होता है ना। उसमें आपका कभी जीके होता है, कभी रीजनिंग होता है, कभी मैथ्स होता है, कभी इंग्लिश भी होता है ना। तो ये वाला जो बच्चे पोर्शन होता है ना, ये एक्चुअल में जो है आपकी रैंक डिसाइड करते हैं और ये एक्चुअल में मेरिट डिसाइड करते हैं। जो बच्चा दोनों ही पोर्शन में बेहतर करके आता है, अच्छा करके आता है, उसके आप लोग देखेंगे कि हमेशा चांसेस होते हैं उसका रैंक में बनने का या फिर मेरिट में उसका नाम आने का, है ना। तो ये पोर्शन जो है बच्चे इग्नोर करने वाला नहीं है ना। आपको ये पता है कि जब आप 60 मार्क्स का टेक्निकल करेंगे तो वहाँ पे आप कितने ही अच्छे हो अपने टेक्निकल सब्जेक्ट में, आप कभी जो है वहाँ पे कंप्लीट, तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि 60 में से 60 नंबर ले आए, है ना, ताकि अगर 60 तक भी मेरिट गए तो वहाँ पे हो जाएगा। तो इसलिए बच्चे आपका ये वाला जो पोर्शन है नॉन टेक्निकल जैसे आप कहते हैं, तो नॉन टेक में जो है आपका अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से आपकी मेरिट डिसाइड होती है। ठीक है, तो ये आई होप कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग को इतना तो पता ही है कि नॉन टेक की अहमियत क्या है आजकल। जब से आपका नॉन टेक्निकल इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके टेक्निकल वाले एग्जाम में, है ना। तो टेक्निकल भी बच्चे पढ़ते रहिए और साथ में जो है नॉन टेक्निकल भी पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं उड़ीसा के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न है कि जनसंख्या के अनुसार, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, भारतीय राज्य उड़ीसा को भारत में क्या स्थान दिया गया है ना। आपको पता है बच्चों कि पॉपुलेशन के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर आपके जो सबसे बड़े स्टेट हैं, सबसे छोटे स्टेट हैं, ये आपका इंडियन स्टैटिक जीके में इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। उसी तरीके से जो है उड़ीसा के लिए भी ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि उड़ीसा जनसंख्या के अनुसार यानी कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमारे देश में कौन से नंबर पे आता है। तो नंबर याद रखना, 11वें नंबर पे आता है। ठीक है, कौन से नंबर पे आता है बच्चे? 11वें नंबर पे आता है। अब जब हम उड़ीसा के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ से इंडियन स्टैटिक जीके के 2 क्वेश्चन बनेंगे आपके। एक तो बनेगा कि भारत में अगर आप क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े बड़े राज्य कौन से हैं और सबसे छोटे राज्य कौन से हैं। ठीक है, तो बच्चे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखेंगे ना, ये जो है आपके टॉप के स्टेट हैं। सबसे पहले राजस्थान है, सबसे पहले नंबर पे। राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार हमारे देश में। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आएंगे तो 8वें नंबर पे आपका उड़ीसा है ना। उड़ीसा कहाँ पर है? 8वें नंबर पे है, ये है आपका उड़ीसा। उसके बाद में पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा, जो कि अंत में है, ये है आपका 28वें नंबर पे गोवा। ठीक है, इसमें बच्चे आपका अगर आप लोग देखेंगे ये वर्ग किलोमीटर में दिया हुआ है, तो ये आपका लगभग 3702 जो है इसका किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है, और इसी एरिया के साथ में आपका अंतिम नंबर पे है ना। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहला राजस्थान याद रखना, सबसे लास्ट में जो है गोवा याद रखना, और बीच में जो है उड़ीसा का 8वां स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार। ये आपको पूरी लिस्ट याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद में आती है आपकी दूसरी लिस्ट, जिसमें बताया गया है कि अगर हम क्षेत्रफल को ना देखें और हम सिर्फ जनसंख्या को देखें, यानी कि पॉपुलेशन के आधार पर अगर हम बात करें, तो जनसंख्या के आधार पे पहले नंबर पर आपका यूपी आता है बच्चे। ठीक है, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, ये जो है टॉप 5 स्टेट हैं। उसके बाद में उड़ीसा आता है, तो उड़ीसा का जो है 11वां स्थान है। ठीक है, उड़ीसा जो है आपका 11वें नंबर पे है। उसके बाद आता है कि अंत में कौन से राज्य हैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि जनसंख्या के अनुसार, तो ये है बच्चे आपका सिक्किम, जो कि 28वें नंबर पे है ना। तो ये दोनों ही जो आधार हैं, इनके आधारों पे आपको अपने राज्य की स्थिति पता होनी चाहिए। ठीक है, कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है। और जब हम बड़े और छोटे की बात करते हैं तो हम 2 आधार पे बात करते हैं, एक तो जनसंख्या के आधार पर और एक क्षेत्रफल के आधार पर, है ना। तो दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है, और इंडियन स्टैटिक जीके का भी जो है आपका एक पॉइंट यहाँ से क्लियर होता है। और उड़ीसा के बारे में भी आपको पता चलता है कि अगर हम क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो उड़ीसा 8वें नंबर पर आता है, और अगर हम जनसंख्या के आधार पर देखेंगे तो उड़ीसा जो है आपका 11वें नंबर पर आता है। ठीक है,
है, क्लियर हो गया इतना पहला प्रश्न। आगे बच्चे जो है स्टेट के बारे में ही, उड़ीसा के बारे में एक बहुत स्टैटिक सी चीज़ है जो हम बहुत बार करंट अफेयर वाले सेशन में मैंने आपको बताया है, लेकिन अब उसी चीज़ में जो है एक एडिशन कर देते हैं स्टैटिक जीके का। क्या ऐड करेंगे? आपको मैंने बताया कि वर्तमान में जो उड़ीसा के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है कंबपति हरि बाबू। ठीक है, वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। अब इसमें एक स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उड़ीसा जब राज्य बना था, है ना, जब उड़ीसा राज्य बना था तब उसके गवर्नर कौन थे? तो उड़ीसा में बच्चे आपको याद रखना है, अगर पहले गवर्नर का नाम पूछा जाएगा, आपको नाम याद रखना है सर जॉन ऑस्टेन हबबैक। ठीक है, सर जॉन ऑस्टेन हबबैक 1 अप्रैल 1936 से लेकर के 11 अगस्त 1938 तक प्रथम राज्यपाल रहे थे उड़ीसा के। ठीक है, तो पहला राज्यपाल और अभी वर्तमान में राज्यपाल, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम चीफ मिनिस्टर की अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, तो यहाँ पे सरकार चेंज हुई है। सरकार चेंज होने के बाद में, यानी कि विधानसभा चुनाव होने के बाद में बीजेपी की सरकार बनी है और बीजेपी के लीडर जिनका नाम है मिस्टर मोहन चरण मांझी, ये वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, है ना। तो इतना आपको याद रहेगा वर्तमान। पहले अगर मुख्यमंत्री की बात करें, पहले सीएम की बात करें बच्चे, तो श्री कृष्णचंद्र गजपति। ठीक है, 1937 से लेकर के जो है आपका ये रहे थे। तो श्री कृष्णचंद्र गजपति ये यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे। तो ये आपको याद रखना है कि गवर्नर वर्तमान में कौन है, पहले गवर्नर कौन थे, चीफ मिनिस्टर वर्तमान में कौन है और पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे। ठीक है, दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य उड़ीसा की साक्षरता दर क्या है? देखिए, पहले मैं आपको बाकी स्टेट के बारे में बताती हूँ। तो बच्चे अगर हम लिटरेसी की बात करें, साक्षरता की बात करें, तो भारत में जो सबसे ज़्यादा साक्षर स्टेट है वो है आपका केरला। ठीक है, पहले नंबर पर कौन सा आता है? केरला आता है। ठीक है, केरला आता है। उसके बाद में आता है कि लास्ट पे कौन है, यानी कि 28वें पे कौन है? तो जो सबसे लास्ट स्टेट है ये है आपका बिहार। ठीक है, ये कौन सा है? आपका बिहार। अब इसी के बीच में जो है उड़ीसा का भी स्थान है, और उड़ीसा में आपको पूछा हुआ है कि यहाँ पे जो साक्षरता दर है, यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है ये कितना है। तो यहाँ पे बच्चे जो आपकी लिटरेसी रेट है ये है आपका 72.9%। ठीक है, 72.9% यहाँ पे क्या है? साक्षरता दर है। अब इस साक्षरता दर में कुछ और भी चीज़ें हैं याद करने के लिए। देखिए क्या क्या हमें और याद करना है। जब हम किसी भी राज्य के बच्चे साक्षरता दर याद करते हैं ना, तो उसमें 2-3 पॉइंट और पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक तो आपका लिटरेसी रेट तो हो गया, टोटल आपको याद रखना है 72.9%। इसके अलावा आपको एक और चीज़ याद रखनी है, आपको पूछा जाएगा कि उड़ीसा में जो ज़्यादा साक्षरता है वो शहरी क्षेत्र में है या फिर ग्रामीण क्षेत्र में है। तो उड़ीसा में जो ज़्यादा लिटरेसी है वो आपको देखने को मिलेगी कि वो आपकी 85.7% यानी कि अर्बन में है। शहरी क्षेत्र में जो यहाँ पे अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे आपका साक्षरता ज़्यादा है। आपको पता है इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि वहाँ पे इस लिटरेसी को लेने के लिए, यानी कि शिक्षा के ज़्यादा वहाँ पे क्या है? सोर्सेज है, स्कूल ज़्यादा है, अच्छे जो हैं आपके लेवल के स्कूल हैं, इसीलिए जो आपका अर्बन एरियाज़ है, शहरी क्षेत्र है, वहाँ पे आपके ज़्यादा साक्षरता है। तो इसमें बच्चे आपको याद रखना है कि 85.7% लिटरेसी रेट है आपका अर्बन एरियाज़ में, शहरी क्षेत्र में, और गाँव में जो है आपका 70.2% है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी एक याद कर लेना। 70% जो है आपका रूरल एरियाज़ हो गया और 85% आपका अर्बन एरियाज़ हो गया। ठीक है, तो ये आपको दोनों में ही याद रखना है। अब स्टेट के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो स्टेट में बच्चे सबसे पहले जो है आपका आता है यहाँ का नक्शा। ठीक है, तो ये यहाँ का पॉलिटिकल मैप है। अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है आपका उड़ीसा का पॉलिटिकल मैप है। ठीक है, अभी बताऊंगी इसके बाउंड्री के बारे में, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कौन कौन से राज्यों से ये अपनी बाउंड्री बनाता है। उसके अलावा यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहे हैं रंग बिरंगे, है ना, स्टेट, ये जो है सारे के सारे इसके डिस्ट्रिक्ट हैं, ये इसके ज़िले हैं, 30 टोटल यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हैं। और बच्चे यहाँ पे देखिएगा आप, ये जो है इसका कैपिटल है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो है आपका क्या है? यहाँ पे कैपिटल है ना। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा याद रखना, अपने दिमाग में बना लीजिए कि जो उड़ीसा है, उड़ीसा की जो बाउंड्री बंगाल की खाड़ी से जो है टच होती है। ये जो आप ब्लू कलर का दिख रहे हैं नज़र, ये पानी है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी की से जो इसकी तटरेखा है, तटरेखा से बहुत दूर नहीं है, तटरेखा से जो है बहुत दूर नहीं भुवनेश्वर, है ना। तो भुवनेश्वर जो है, जो इसकी कैपिटल है, वो यहाँ पे आती है। उसके अलावा इसका फॉर्मेशन डे याद रखिएगा, क्योंकि 1 अप्रैल को ही हर साल ही उत्कल दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन इसे राज्य का दर्जा मिला था। तो 1 अप्रैल 1936 को इसका स्थापना दिवस आता है। राजधानी इसकी भुवनेश्वर में है। और हमारे देश में एक चीज़ ऐसी है बच्चे जो सिर्फ उड़ीसा में मिलती है।
ठीक है। देश के एकमात्र रूबी और प्लेटिनम समूह धातुओं का संसाधन यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो हर राज्य में देखिए, खास करके उड़ीसा हो गया आपका, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, जब इन राज्यों का नाम हमारे दिमाग में आता है, हमारे मन में आता है, तो सबसे पहली इमेज जो है हमारे मन में क्या बनती है कि ये जो है नेचुरली, जो नेचुरल रिसोर्स हैं, खास करके जो मिनरल रिसोर्स हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा रिच स्टेट है ना। आपका कोयला हो गया, लोहा हो गया, बाकी जो भी आपके मिनरल्स हैं, जो भी आपके खनिज संसाधन है, वो बच्चे इन 3 स्टेट जो है, हमेशा ये 3 स्टेट वहाँ पे टॉप में रहते हैं, है ना। तो एक यहाँ पे बच्चे एक चीज़ है जिसे हम क्या कहते हैं, रूबी और प्लेटिनम। देखिए, इसके जो समूह है या फिर इसके भंडार हैं, ये जो है एकमात्र उड़ीसा में मिलते हैं, इसके लिए आपका बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है आपका, पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य उड़ीसा का सबसे बड़ा शहर है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था ना, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर बच्चे राजधानी होने के साथ साथ, कैपिटल सिटी होने के साथ साथ, ये इस राज्य का सबसे बड़ा शहर भी है। ये ऑटोमेटिकली हो जाता है ना। बहुत कम ऐसे राज्य होंगे जहाँ पे कि अपवाद है कि बड़ा शहर कोई और है और राजधानी कहीं और है, लेकिन अधिकतर आप लोग देखेंगे तो राज्यों की जो राजधानी होती है वो चूँकि डेवलप्ड होती है ना, वहाँ का विकास हुआ रहता है, इसीलिए वहाँ पर लोग जो है बहुत ज़्यादा वहीं पे बसने लगते हैं, इसीलिए वो बड़ा शहर बन जाता है ना। तो यहाँ पे भी बच्चे सबसे बड़ा जो शहर है वो भुवनेश्वर है। और भुवनेश्वर के बारे में कुछ और चीज़ें भी हमें याद रखनी है। तो क्या क्या याद रखेंगे भुवनेश्वर के बारे में, देखिए बच्चे, सबसे पहला पॉइंट है, भुवनेश्वर को इसके कई मंदिरों के कारण मंदिर शहर भी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत फेमस टेम्पल है, अभी आएंगे उन टेम्पल के बारे में क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो भुवनेश्वर में बहुत सारी मंदिरें हैं जिनके कारण इसे मंदिर शहर भी कहा जाता है, टेम्पल सिटी भी कहा जाता है। उसके बाद है भुवनेश्वर में, उड़ीसा में एक बच्चे योजना है, इसे कहते हैं स्वर्ण त्रिभुजा। ठीक है, स्वर्ण त्रिभुजा या फिर स्वर्ण त्रिभुज, ये जो है यहाँ पे एक योजना है जिसके तहत क्या किया गया है कि उड़ीसा में जो बहुत ही ज़्यादा फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जो 3 सबसे ज़्यादा फेमस जगह हैं, उन तीनों को जो है आपका जोड़ा गया है ना। और इसे कहा जाता है आपका, क्या कहा जाता है, स्वर्ण त्रिभुजा कहा जाता है। तो यहाँ पे जो भुवनेश्वर है वो स्वर्ण त्रिभुजा का हिस्सा है। ठीक है, 3 शहर बचे इसमें है, एक आपका पुरी आता है, ठीक है, एक आपका कोणार्क आता है, और तीसरा जो है आपका भुवनेश्वर है। तो ये भी आपको याद रखना है कि उड़ीसा में जो स्वर्ण त्रिभुजा है वो कौन से 3 शहरों से मिलकर के बना हुआ है। देखिए, उसके बाद है भुवनेश्वर आधुनिक भारत का पहला नियोजित शहरों में से एक है। नियोजित शहर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा शहर जो कि ऑटोमेटिकली बसा नहीं है, उसे बसाया गया है। देखिए, मतलब कि उसके लिए बिल्कुल बाकायदा उसके लिए एक प्लान तैयार किया गया, पहले चार्ट पे जो है मैपिंग की गई, मैपिंग पे जो है प्लान बनाया गया कि इधर जो है आपका सिटी होगा, सिटी में जो है रोड इस तरीके से होंगे, यहाँ पे घर होंगे, यहाँ पे आपकी जो है जो ऑफिशियल चीज़ें हैं वो होंगे, इस तरीके से जो है बच्चे पूरा का पूरा शहर पहले आपका डिज़ाइन किया गया, उसे प्लान किया गया, और उसके बाद जो है लोगों को वहाँ पर बसाया गया। तो इस तरीके से जो है आपका प्लान किए हुए जो शहर है हमारे देश में, आप लोगों ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सुना होगा इसका, चंडीगढ़, है ना। चंडीगढ़ कितना अच्छा एग्जाम्पल है नियोजित शहर का। उसी तरीके से भुवनेश्वर जो है ये भी नियोजित शहर का ही एग्जाम्पल है। और इसे किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, आपको याद रखना है, इसे जो है जर्मन वास्तुकार जर्मनी के थे ये। तो ये जो आर्किटेक्ट थे इनका नाम है ओटो कॉनिग्सबर्गर। ठीक है, ओटो कॉनिग्सबर्गर, इनके द्वारा इसे डिजाइन किया गया था। ठीक है, इतना याद रखेंगे। उसके बाद है भुवनेश्वर 1948 में उड़ीसा की राजधानी के रूप में कटक की जगह ली थी। अब आता है 1948, यानी कि देश के स्वतंत्र होने के बाद। देखिए, जब बच्चे देश हमारा स्वतंत्र हुआ था ना 1947 में, तब उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर नहीं थी, तब उड़ीसा की राजधानी कटक थी। ठीक है, तो 1948 में उड़ीसा की राजधानी को बदला गया और ये कटक से स्थानांतरित हो करके भुवनेश्वर चली गई, है ना। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद है भुवनेश्वर कलिंग की प्राचीन राजधानी शिशुपालगढ़ के खंडहरों के पास स्थित है। ठीक है, तो कलिंग राजवंश एक बहुत फेमस राजवंश है इंडियन हिस्ट्री में। तो उसी राजवंश में बच्चे आपका इनके जो खंडहर है, इनकी जो विरासत है, इसे जो है राजधानी शिशुपालगढ़ जो है एक हिस्टोरिक प्लेस था, जो कि यहाँ पे आपका बिल्कुल भुवनेश्वर के पास ही स्थित है, या फिर उल्टा कह सकते हैं कि शिशुपालगढ़ के पास में जो है आपका भुवनेश्वर शहर बसा हुआ है ना। तो ये जो है बच्चे आपका, चूंकि ये कैपिटल सिटी है, बाकी किसी भी शहर के बारे में हमें इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन चूंकि भुवनेश्वर एक राजधानी है, उड़ीसा की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी है, तो उसके बारे में आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या क्या इस शहर की विशेषताएं हैं। ठीक है, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, आपको ही पता है ना। जीके तो बच्चे ऐसे सब्जेक्ट है, कुछ भी पूछा जाएगा आपको। चलिए, अगला है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट है, उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है, यहाँ की अगर हम बात करें बच्चे, तो यहाँ पे जो सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे, इनका नाम है बीरा किशोर रे।
ठीक है, बीरा किशोर रे। और अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है, इसके हाई कोर्ट के कोई भी अभी परमानेंट न्यायाधीश नहीं है। ठीक है, अभी जो है बच्चे कार्यवाहक के रूप में यानी कि टेम्परेरीली जो है आपका न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा, इनका नाम है अरिंदम सिन्हा, इन्हें जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। और अभी रिसेंटली आपका करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है, 20 जनवरी 2025 को ही इन्होंने अपना पद संभाला है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना, ये अभी कार्यवाहक न्यायाधीश है, अरिंदम सिन्हा इनका नाम है। ठीक है, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य उड़ीसा में कितने जिले हैं? कितने जिले हैं? 30 जिले है ना, 30, ये आपको याद रखना है। 30 यहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट है। अब बच्चे डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे और नक्शे में भी कोशिश करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट जिले यहाँ पे हो आपको कम से कम पता हो कि ये जिला आपका यहाँ पे स्थित है ना। हालांकि हमें पूरा PhD नहीं करना है उड़ीसा के बारे में, लेकिन फिर भी जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो तो हमें पता होनी चाहिए ना। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बच्चे, उड़ीसा में जो ये इधर की वाले जिले हैं ना, जो बंगाल की खाड़ी से जो तटीय सीमा बन रही है उड़ीसा की, वहाँ पे जो आपके जिले हैं उनके बारे में थोड़ा आपको पता होने चाहिए, है ना। अगर आप लोग देखेंगे एक बार इस नक्शे को हम लोग देखेंगे, थोड़ा जूम कर लेती हूँ आपके लिए। ये देखिए, ये जो है आपका तट रेखा है बंगाल की खाड़ी से, ये ब्लू वाला जो है बंगाल की खाड़ी से इसकी तट रेखा है। ठीक है, अब तट वाले जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं कम से कम उनका नाम आपको पता हो। एक आपका गंजम है, ठीक है, यहाँ पे आपका खोड़दा है, ये आपका पुरी है, जगन्नाथपुरी, बहुत वर्ल्ड फेमस टेम्पल है ना, वो आपका पुरी में है। ये आपका जगत सिंहपुर है, ये आपका केंद्रपारा है, अभी इसका नाम आप लोग देखेंगे आगे, केंद्रपारा है, गंजम है, ये आपका भद्रक है ना। तो ये जो है आपके वो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर कि बंगाल की खाड़ी की तटरेखा जो है आपके उड़ीसा की बनती है ना। तो बच्चे इनका नाम कम से कम याद रखिएगा। बाकी वैसे तो जितने भी अभी कालाहांडी है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट आएंगे, जो भी प्रश्न में हम लोग पढ़ते रहेंगे, साथ साथ में आप लोगों को मैं बताती रहूँगी कहाँ पे कौन सा जिला है ना। कम से कम उड़ीसा के बारे में एक जर्नल जो है आपकी अवेयरनेस हो जाएगी कि ये राज्य इस तरीके से दिखता है ना, इस तरीके से है। यहाँ पे जो है आपका ये वाला जिला है, भुवनेश्वर कहाँ पे स्थित है, पुरी कहाँ पे है, जो बहुत फेमस चीज़ें हैं वो आपको नक्शे में याद होनी चाहिए कि ये यहाँ पे स्थित है ना। तो बच्चे टोटल जो है आपके 30 डिस्ट्रिक्ट हैं, और इन 30 डिस्ट्रिक्ट में भी आपको क्या याद करना है, उड़ीसा में जो है आपके 3 डिवीज़न है। ठीक है, 3 डिवीज़न है, 30 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं। इसमें जो है आपके 58 उप डिवीज़न है, 317 तहसीलें हैं और आपकी 314 ब्लॉक है ना। हालांकि इतना डिटेल में आपको याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना कि 3 जो है यहाँ पे आपके मंडल है। डिवीज़न का मतलब होता है मंडल। ठीक है, तो 3 मंडल हैं और 30 जिले हैं। याद रहेगा, आसान है याद करने के लिए कि 3 मंडल हैं और 30 जिले हैं। ठीक है, 3 मंडल हैं और 30 जिले हैं। उसके बाद आता है कि सबसे बड़ा सबसे छोटा, इस तरीके से प्रश्न बनता है। तो देखिए बच्चे, क्षेत्रफल के हिसाब से मयूरभंज उड़ीसा का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, और जबकि जगत सिंहपुर सबसे छोटा जिला है। तो अब दोनों को हम हाईलाइट कर देंगे नक्शे में, दोनों को मैं हाईलाइट करूंगी। तो पहला तो बच्चे ये है सबसे छोटा जिला, ये है आपका जगत सिंहपुर, रेड से करते हैं इसे। ठीक है, ये देखिए, ये है आपका जगत सिंहपुर जो कि उड़ीसा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। उसके बाद आता है कि उड़ीसा का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से, तो ये रहा आपका मयूरभंज। ये आपको दिख रहा है बच्चे, ये रहा आपका मयूरभंज। ठीक है, ये हो गया आपका मयूरभंज। उसके बाद है आपका जनसंख्या के हिसाब से गंजम सबसे बड़ा जिला है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ये कौन सा है आपका, ये है गंजम। ये देखिए बच्चे, ये है आपका गंजम। ठीक है, ये हो गया आपका गंजम। उसके बाद में आपका देवगढ़ सबसे छोटा जिला है, किसकी दृष्टि से, ये है आपका पॉपुलेशन की दृष्टि से। तो कहाँ दिख रहा है आपको देवगढ़, ये रहा आपका देवगढ़। ठीक है, ये देखिए बच्चे, तो ये 4 जो है हाईलाइटेड डिस्ट्रिक्ट हैं, 4 हाईलाइटेड डिस्ट्रिक्ट हैं। मयूरभंज सबसे बड़ा पॉपुलेशन, एरिया के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग गंजम सबसे बड़ा है ना। उसके बाद जो है आपका क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जगत सिंहपुर है, और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है सबसे छोटा आपका देवगढ़ है ना। तो ये 4 जिले हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से जो है सबसे बड़े सबसे छोटे हैं, आपको इनका नाम याद रखना है। ठीक है, और टोटल जो है 30 हैं, ये तो अब याद हो ही गया होगा ना। टोटल कितने हैं, 30 हैं। आगे बच्चे, अब
ये जो आपका टॉपिक है ये भी आपका करंट में था। आपको पता है, ये मैं सिर्फ उड़ीसा के लिए नहीं बता रही हूँ आपको पता बच्चे कि हमारे देश में जो जंगलों की स्थिति है, वनों की स्थिति है, उसके ऊपर हमारी सरकार के द्वारा यानी कि ऑफिशियली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके द्वारा हर 2 साल में जो है एक रिपोर्ट आती है। ठीक है, हर 2 साल में एक रिपोर्ट आती है, उसमें ये बताया जाता है कि हमारे देश में जो जंगल है वो जंगल घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, इस तरीके से बताया जाता है। अब जब ये रिपोर्ट आती है इसे कहता है ISFR। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? ISFR रिपोर्ट। तो अभी जो है 2024 में ये आपकी रिलीज हुई है। ठीक है, सॉरी 2024 में दिसंबर के माह में हुई थी ये। ठीक है, तो दिसंबर के महीने में 2024 में ये रिलीज हुई थी। और इस रिपोर्ट में जो है सिर्फ पूरे देश के बारे में नहीं बताया जाता, इस रिपोर्ट में हर एक राज्य के बारे में बताया जाता है ना। तो इस रिपोर्ट में ऑफिशियल जो रिपोर्ट है वहाँ पे जो उड़ीसा के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो इसमें पता चलेगा आपको कि उड़ीसा जो है यहाँ पे जंगलों की स्थिति क्या है। ठीक है, तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बच्चे आपका टोटल यहाँ का जो वर्ग किलोमीटर यानी कि जो क्षेत्रफल है, आप लोग देख रहे हैं कि लगभग जो है इतना यहाँ का क्षेत्रफल लगभग 60,000 है ना। अब इसमें अगर आप लोग देखेंगे कि जंगल कितने में है, तो बच्चे जंगल जो है ना, वन क्षेत्रफल उड़ीसा का जो है ये हेक्टेयर में है। ठीक है, ये है आपका हेक्टेयर में है, लगभग 5215 हेक्टेयर। ठीक है, ये यहाँ पे टोटल जो है क्या है, फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, अब आता है कि जो टोटल एरिया है यहाँ का, जो कुल क्षेत्रफल है उड़ीसा का, उसका कितना परसेंट हिस्से में यहाँ पर वन है। ठीक है, तो वो बच्चे आपका आंसर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है कि टोटल जो है आपका कितना है, 35% है। ठीक है, ये कितना है आपका टोटल 35%, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। उसके बाद में आपका आएगा कि सबसे मतलब वो जिला, वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा वन है, तो कंधमाल जो है यहाँ का डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया है। ठीक है, 67%, याद रखना 67% जो है इस डिस्ट्रिक्ट में क्या है, जंगल है। तो कंधमाल जो है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर वाला ये यहाँ पे है। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे। उसके बाद बच्चे ये जो आपकी लिस्ट पूरी दी हुई है, ठीक है, तो ये इस लिस्ट में अगर आप लोग देखेंगे, हाँ इस लिस्ट में इसमें थोड़ा सा बच्चे ये भी याद रखिएगा कि अगर हम किसी भी राज्य के जंगलों को देखते हैं ना, तो वो जो है अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। जैसे कि आपका VDF है, MDF है, OF है। इनका मतलब क्या होता है, तो जो VDF है, VDF का मतलब होता है आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट, यानी कि जो अति सघन जंगल होते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है आपका मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा सघन नहीं होते हैं। उसके बाद आपका OF आता है, OF का मतलब होता है आपका ओपन फॉरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि उड़ीसा में सबसे ज़्यादा प्रकार के जंगल कौन से हैं, तो यहाँ पे बच्चे आप लोग देखेगा ये रहा 15.50% है ना। तो ये कौन से वाले जंगल हैं, ये है आपके ओपन फॉरेस्ट। ठीक है, तो उड़ीसा में जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन से जंगल है, तो ये है आपके खुले वन, ओपन फॉरेस्ट। ठीक है, OF का मतलब होता है ओपन फॉरेस्ट यानी कि खुले वन। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी कंधमाल को याद रखिएगा कि ये जो है आपका यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे कंधमाल में सबसे ज़्यादा जंगल है डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग, और कितना है, तो ये आपका 67% है। ठीक है, तो ये बच्चे आपको उड़ीसा के लिए याद रखना है। यहाँ का जो टोटल जो क्षेत्रफल है, जो टोटल क्षेत्रफल है उसका यहाँ पे 13% गलत हो गया। ठीक है, अगर हम इन तीनों को जोड़ करके देखेंगे तो टोटल जो है आपका 33.67% बनता है, वैसे 33.67। ठीक है, 6-7% जो है आपका टोटल होता है। ठीक है, तो परसेंटेज के हिसाब से जो है आपका 33 है। ये अभी जो आपकी रिपोर्ट है, वर्तमान रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, और टोटल जो यहाँ पे आपका क्षेत्रफल है हेक्टेयर में, अगर आप लोग देखेंगे, क्योंकि इस रिपोर्ट में बच्चे आपका हेक्टेयर में ही दिया हुआ है ना, तो ये जो है आपका 5215.60। ठीक है, ये जो है आपका इतना हेक्टेयर यहाँ पे वन क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट के आंकड़े हैं जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद है बच्चे आपका कि अगर वन क्षेत्र में देखें तो वन क्षेत्र में हरित आवरण में सर्वाधिक वृद्धि के मामले में उड़ीसा देश में दूसरे स्थान पर रहा है ना। जिस स्टेट ने, जिस राज्य ने अपने यहाँ पे जो ग्रीन एरिया है, जो हरित क्षेत्र है, उसमें बढ़ोतरी की है, उस लिस्ट में जो है उड़ीसा दूसरे स्थान पर है। बांस वाले क्षेत्र के मामले में उड़ीसा जो है लगभग 12,328 वर्ग किलोमीटर के साथ देश में चौथे स्थान पर रहा है। ठीक है, सर्वाधिक बांस के मामले में ये चौथे स्थान पर है। 2023-24 के मौसम
मौसम में सबसे ज़्यादा आग लगने की घटनाओं में उड़ीसा जो है शीर्ष 3 राज्यों में से एक था। ठीक है, यहाँ पे बच्चे मैं आपको थोड़ा सा इंडिया के हिसाब से बताती हूँ। अभी जो रिपोर्ट आपकी आई है इसमें बताया गया है कि जो सबसे ज़्यादा आग लगने की घटनाएं हुई हैं, जो जैसे हम कहते हैं ना जंगल की आग, फॉरेस्ट फायर जिसे हम कहते हैं, तो फॉरेस्ट फायर जो सबसे ज़्यादा देखने को मिला है वो है आपका पहले नंबर पर उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड जो है बच्चे आपका यहाँ पे क्या है, पहले नंबर पे है। और इसी में जो है आपका टॉप 3 में उड़ीसा भी है ना। तो ये भी याद रखना कि एक तो बांस के मामले में आपका रहा टॉप में, टॉप 4 में रहा, और एक जो है आग लगने के मामले में जो है उड़ीसा आपका टॉप में रहा, है ना। बाकी वो राज्य जिन्होंने कि अपने यहाँ पे जो हरित आवरण है उसमें बढ़ोतरी की है, उस बढ़ोतरी में भी जो है उड़ीसा आपका दूसरे नंबर पे रहा है ना। तो ये जो है बच्चे पूरी लिस्ट का एक तरीके से क्या है, जिस्ट है, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट तो बहुत ज़्यादा पन्नों की है। 2 किताबें इसकी रिलीज़ हुई हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके, है ना। तो हमें जो है उड़ीसा के लिहाज से भी, और थोड़ा सा मैंने आपको देश के उससे भी बता दिया कि देश के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उड़ीसा राज्य है इसका स्थान कहाँ पर क्या है ना। तो इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। एक तो बच्चे जंगलों में जो बढ़ोतरी हुई है उसमें आपका स्टेट पहले नंबर पर है, बांस की जो मात्रा है वो भी यहाँ पे अच्छी है, तो उसमें यह टॉप 4 में बना हुआ है। और जो जंगल की आग वाले केसेस हैं, तो जंगल की आग में भी जो है आपका टॉप 3 में बना हुआ है ना। तो ये जो है आपको भारत के परिप्रेक्ष्य उड़ीसा के लिए याद रखना है कि किस प्रकार की स्थिति है उड़ीसा की। ठीक है, अगला प्रश्न है, उड़ीसा राज्य में कौन सा वाला स्टेडियम है? सरदार पटेल स्टेडियम है, कलिंगा स्टेडियम है, साल्टलेक स्टेडियम है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है। तो ये बच्चे आपका आसान सा है। सरदार पटेल स्टेडियम किधर है? ये तो आपका अहमदाबाद में है, अहमदाबाद यानी कि गुजरात में ना। तो यहाँ पे उड़ीसा में कौन सा वाला है? कलिंग स्टेडियम है। ये आपका आसान प्रश्न है। कलिंग स्टेडियम कहाँ पे है? उड़ीसा में है। अब देखिए बच्चे, अब बात करते हैं सीमा रेखा की। जो उड़ीसा राज्य है इसकी जो बाउंड्री है, बॉर्डर लाइन है, वो कौन कौन से राज्यों से मिलती है, कौन कौन से राज्यों से ये अपनी बॉर्डर बनाता है, और कहाँ पे कौन सी दिशा में कौन सा वाला राज्य। देखिए राज्य की सीमा यह उत्तर और उत्तर पूर्व में झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से बाउंड्री बनाता है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों, और पश्चिम में छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है। ठीक है, अब इसी को जो लिखा हुआ है उसे मैं आपको नक्शे में दिखा देती हूँ कि कहाँ पे कौन सा है। देखिए ये आपका उड़ीसा है। पूरब में अगर आप लोग देखेंगे तो ये वाली बाउंड्री बच्चे, ठीक है, ये आपको दिख रही है, ये जो है आपका पूरब, ये है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, पूरब में जो है आपका, सॉरी, ये आपका जो है पश्चिम है ना, पश्चिम में जो है आपका हो गया छत्तीसगढ़। पूरब की अगर हम बात करें तो पूरब में जो है आपका ये रही पूरब वाली बाउंड्री। ठीक है, ये है आपका बंगाल की खाड़ी, है ना। एक तरफ सॉरी, ये आपका छत्तीसगढ़ है, एक तरफ आपका बंगाल की खाड़ी है। उत्तर में अगर हम लोग देखेंगे तो उत्तर में 2 राज्य हैं, एक आपका झारखंड है और एक आपका वेस्ट बंगाल है। ठीक है, ये आपका वेस्ट बंगाल है इतना, और यहाँ से जो है आपका झारखंड स्टार्ट होता है। दक्षिण में अगर हम लोग देखेंगे तो दक्षिण में आपके 2 स्टेट आते हैं, लेकिन यहाँ पे पुराना वाला मैप है तो उसके अकॉर्डिंग है। तो एक तरफ बच्चे ये वाली जो बाउंड्री है ये तो है आंध्र प्रदेश की, और ये यहाँ से जो स्टार्ट होती है ये आपकी तेलंगाना की, है ना। तो दक्षिण में भी आपके 2 स्टेट हैं, आंध्रा और तेलंगाना। पूरब में पूरब में और पश्चिम में, पूरा पश्चिम का थोड़ा सा वो हो रहा है, तो ये आपका पश्चिम है, पूरब है। तो पश्चिम में और पूरब में जो है आपको याद रखनी है कि इसकी ज़्यादा लंबी बाउंड्री है। बल्कि एक प्रश्न भी आता है कि उड़ीसा की जो सबसे लंबी बाउंड्री वो कौन से राज्य के साथ में है, तो वो आपकी छत्तीसगढ़ के साथ में है। और दिशा भी याद रखना है कि पश्चिम में है ना। तो इतना तो याद रहेगा, बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं है उड़ीसा के नक्शे में, बिल्कुल क्लीन सा इसका नक्शा बना हुआ है ना। तो दक्षिण में जो है 2 राज्य हैं, उत्तर में 2 राज्य हैं, पश्चिम की तरफ जो है आपका छत्तीसगढ़ है, और पूरब की तरफ आपका बंगाल की खाड़ी है ना। बस इतना जो है आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गई इसकी सीमा। अगला प्रश्न आता है कि डैश भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा में एक गहरे पानी का प्राकृतिक बंदरगाह है। अब इनमें से कौन सा वाला बंदरगाह है जो कि उड़ीसा के तट पर स्थित है? एक एक करके देखते हैं। कांडला बंदरगाह बच्चे आपका है गुजरात में। ठीक है, ये है आपका गुजरात में। मार्मोगांव जो है आपका ये है गोवा में। ठीक है, पारादीप पोर्ट ये है आपका उड़ीसा में। ठीक है, और नावाशोवा ये आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इनमें से कौन सा वाला होगा? पारादीप पोर्ट होगा। ठीक है, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा के तट पे। अब देखिए इसकी जनसंख्या के कुछ आंकड़े हैं, क्योंकि 2011 के बाद में सेंसस हुई नहीं है, तो यही वाले आंकड़े हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो तो बच्चे अगर हम उड़ीसा की जनसंख्या के में देखेंगे तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार उड़ीसा की जो टोटल पॉपुलेशन है वो आप लोगों को दिख रहा होगा, लगभग जो है 41 लाख है ना। उसके बाद है इसमें पुरुष और महिलाओं का क्रमशः, पुरुष और महिलाओं का आपको नंबर याद नहीं रखना है, परसेंटेज याद रखिएगा। यहाँ पे जो लिंगानुपात है
वो आपका कितना है बच्चे, 978 है, यानी कि 1000 पुरुषों पे 978 महिलाएं हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। उड़ीसा में महिला की जो पॉपुलेशन है वो 49.46% है, और पुरुषों की जो जनसंख्या है ये आपके 50.54%। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि महिलाओं की पॉपुलेशन कम है 49.46%, पुरुषों की ज़्यादा है 50.54%, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है चूँकि, है ना, इसीलिए जो है ये राज्य आपका लिंगानुपात में भी अच्छा काम कर रहा है। लगभग 978 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। और जो आधिकारिक भाषा है यहाँ की उड़ीसा की वो है उड़िया। ठीक है, उड़िया यहाँ के क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये भी आपको याद रखना है बच्चे। अगला आता है आपका आर्ट एंड कल्चर, कि उड़ीसा का पारंपरिक नृत्य कौन सा है निम्नलिखित में से। छऊ है, कथक है, सतरिया है, कुचिपुड़ी है। तो उड़ीसा का जो पारंपरिक नृत्य है ये है आपका इनमें से कौन सा, छऊ नृत्य है। ठीक है, ये उड़ीसा में होता है। बाकी जो है आपका आंध्र प्रदेश, केरला हो गया, कुचिपुड़ी, सतरिया असम हो गया, कथक जो है आपका यूपी हो गया ना। तो छऊ भी जो है प्रॉपर उड़ीसा का नहीं है। जो हमारे जो यहाँ पे जो पूर्व वाले राज्य है ना, उत्तर पूर्व वाले राज्य, तो उत्तर पूर्व वाले राज्यों में बच्चे आपका वेस्ट बंगाल आता है, झारखंड आता है, उड़ीसा आता है। इन तीन राज्यों में तीनों ही राज्यों में जो है छऊ किया जाता है, लेकिन तीनों ही राज्यों में जिन जिन स्थानों पे छऊ होता है उनके नामों से छऊ आपका फेमस है ना। तो 3 जो है प्रकार का आपको छऊ देखने को मिलेगा। कौन कौन सा छऊ होता है बच्चे, बहुत फेमस डांस है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले होता है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो आपका छऊ होता है उसे क्या कहते हैं, पुरुलिया छऊ। ठीक है, फिर आपका झारखंड का जो छऊ है उसे क्या कहते हैं, सरायकेला छऊ। और जो आपका उड़ीसा का छऊ है उसे क्या कहा जाता है, उड़ीसा का मयूरभंज छऊ, है ना। तो ये जगहों के हिसाब से है। जो पुरुलिया है वो आपका पश्चिम बंगाल में है, जो सरायकेला है यह झारखंड में है, और जो मयूरभंज है ये आपका उड़ीसा में है ना। तो 3 प्रकार का जो है छऊ आपको देखने को मिलेगा, मतलब 3 जगह आपको छऊ देखने को मिलेगा, और तीनों ही जो है भारत के उत्तर पूर्व वाले राज्य हैं। तो इनमें आपको याद रखना है कि उड़ीसा में कौन सा वाला होता है। उड़ीसा में कौन सा वाला है, मयूरभंज छऊ है। ठीक है, अब उड़ीसा के कुछ और नृत्य हैं जो कि आपको थोड़ा सा याद रखना है, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। मैं आपको उनका नाम बताती हूँ। एक तो बच्चे ओडिसी है जो कि शास्त्रीय नृत्य है, यह है क्लासिकल डांस, है ना। ये जो क्लासिकल डांस भारत की हैं उनमें आता है। ठीक है, उसके बाद छऊ डांस आता है, तो छऊ डांस भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बाघ नाच आता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपका डांडा नाटा आता है, तो डांडा नाटा भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपका कर्मा आता है, कर्मा भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में जो है आपका दालखाई आता है। ठीक है, मांस नृत्य भी इसमें होता है। तो ये जो है आपके इंपॉर्टेंट डांसेस हैं जो कि उड़ीसा में किए जाते हैं। उड़ीसा में अलग अलग जगह लोगों के द्वारा किए जाते हैं ना। तो इनको बच्चे आपको याद रखना है, उड़ीसा के डिफरेंट फॉर्म ऑफ डांसेस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा उड़ीसा में स्थित है। बीजू पटनायक है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, केम्पेगौड़ा है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है। तो बच्चे इनमें से कौन सा वाला है जो कि उड़ीसा में स्थित है। देखिए, जो केम्पेगौड़ा है ये वन ऑफ द बिगेस्ट है ना, बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। ये बच्चे आपका है बेंगलुरु में, है ना, कर्नाटका में है। उसके बाद में शिवाजी महाराज वाला ये भी बड़ा है, ये आपका महाराष्ट्र में है। और ये जो बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये है आपका उड़ीसा में। ठीक है, ये है आपका उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, डैश उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है और भारत की 6ठी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, कौन सी वाली है, भारत की 6ठी सबसे बड़ी और उड़ीसा में जो है सबसे बड़ी है। तो उड़ीसा में सबसे बड़ी जो है नदी कौन सी है बच्चे, ये है महानदी। ये है आपकी महानदी रिवर। अब महानदी रिवर के बारे में और भी कुछ आपको पता होना चाहिए। क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला प्रश्न आता है कि महानदी निकलती कहाँ से है। तो इसका जो सोर्स है बच्चे ये आता है आपका नागरी सिहवा। ठीक है, इस जगह को कहा जाता है आपका नागरी सिहवा, और ये जो है उड़ीसा में नहीं है, ये जगह आपकी छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो ये जो नदी है ना ये छत्तीसगढ़ से निकलती है और फिर जो है एंटर करती है उड़ीसा में, और उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, तो बहुत छोटा सा इसका रूट है लेकिन बड़ी नदी है ना, मतलब 2 ही स्टेट में आपकी फ्लो करती है। ठीक है, अगर आप इसका ओरिजिन देखेंगे ना बच्चे, ये देखिए यहाँ से जो है आपकी महानदी निकलती है, ये देखिए आपकी, ये रही आपकी, और इस तरीके से जो है आपका कटक जो शहर बसा हुआ ना ये महानदी के तट पे है। एक जीके का प्रश्न भी आता है कि जो कटक है, कटक आपका जो है चावलों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ना, यहाँ पे चावल अनुसंधान संस्थान भी है भारत का। तो ये कौन से नदी के तट पे है, तो याद रखेंगे कटक जो है महानदी के तट पे स्थित है। उसके बाद में जो है आपका ये गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपकी हो गई महानदी। इस पे भारत का सबसे लंबा डैम भी बना हुआ है, इसे कहते हैं हीराकुंड का डैम।
ये रहा आपका हीराकुंड का डैम, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसकी कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो इसमें जो आपकी ट्रिब्यूटरी हैं ये बच्चे आपको कौन कौन सी याद रखनी है। एक तो हसदेव याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। इब हो गई, ये भी इसकी है। सेवनाथ हो गई, ये भी इसकी सहायक नदी है। ओंग हो गई, ये भी इसकी सहायक नदी है। जोंग हो गई, ये भी इसकी सहायक नदी है ना। तो ये जो है इतनी सारी जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। इनमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ, मुझे पता है सारी तो आप याद नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसके बारे में इतना याद रखना, छत्तीसगढ़ से निकलती है, फिर जो है आपकी उड़ीसा में एंटर करती है और उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। इसी बीच जो है इसमें आपके बहुत सारे डैम भी बनते हैं, उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट डैम है उसे कहा जाता है आपका हीराकुंड का डैम, है ना। इतना याद रखिएगा। उसके बाद आपको इसमें क्या याद रखना है, हीराकुंड डैम आपको याद रखना है। 1947 में जब आपके बने थे ना, वहाँ पे जो है आपका हीराकुंड डैम बना था। उसके अलावा बच्चे ये जो हीराकुंड जब डैम बनता है, डैम आपने देखा होगा ना, बांध जब बनाया जाता है तो बांध जब बनता है तो नदी के पानी को रोका जाता है। जब नदी के पानी को रोकते हैं तब जो है एक रिजर्वियर बनता है, यानी कि एक जो है पूरा का पूरा जल संरक्षण किया जाता है, तो एक तालाब टाइप का बन जाता है ना। तो वो जो आपका डैम बनता है, वो जो आपका रिजर्वियर बनता है ना, उसे हीराकुंड रिजर्वियर कहा जाता है। और ये जो है रामसर साइट में लिस्टेड है, ठीक है, याद रखना। इसे जो है रामसर साइट में लिस्ट किया गया था 2021 में, ठीक है। रामसर साइट क्या होती है, ये जो है एक ऐसी सूची है जिसमें जो आर्द्र भूमियाँ होती है, इस तरीके की जो आपके ये लेक होती हैं, है ना, जितनी भी झीलें हैं, पॉन्ड हो गए, तालाब हो गए, इन चीज़ों को यहाँ पे लिस्ट किया जाता है। लिस्ट करने के बाद क्या किया जाता है, लिस्ट करने के बाद में इनका संरक्षण किया जाता है, मतलब बेसिकली इनको बचाना है, ठीक है। तो हीराकुंड रिजर्वियर जो है आपका 2021 में रामसर साइट में लिस्ट किया गया था। उसके अलावा आपको क्या याद रखना बच्चे, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, ये आपको पता ही है। इन्हें कहाँ से निकलती है, ये आपका धमतारी डिस्ट्रिक्ट का नाम है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा नागरी सिहवा, ठीक है। मल्टीपल माउंटेन स्ट्रीम्स नियर नागरी सिहवा। नागरी सिहवा उस जगह का नाम है छत्तीसगढ़ में जहाँ से ये नदी निकलती है, ठीक है। तो ये बच्चे आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो है उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है, इस पर जो है भारत का सबसे लंबा डैम बना हुआ है, हीराकुंड डैम उस डैम का नाम है, ठीक है। और ये बाद में जाकर के गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में, है ना। इतना आपको याद रखना है बच्चे। चलिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न बाद में आएगा, पहले हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। अब आपको पता है बच्चे, जब उड़ीसा आपका एक राज्य है जहाँ पर कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है ना। यहाँ पे जो है माइनिंग की जाती है, यहाँ पे जो है आपके जो खनिज होते हैं वो अच्छे मात्रा में मिलते हैं, प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो जंगल है वो भी आपने देखे कि अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पे जंगल है ना। तो बच्चे जब जंगल होते हैं तो जंगल को बचाना भी होता है, और जंगल को बचाने के लिए जो है हमारे देश में नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाती हैं, पक्षी अभ्यारण्य बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे उड़ीसा में जो है आपके जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सिर्फ 2 हैं, आपको याद रखना है इनका नाम। ये है आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क और एक है आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क, ठीक है। इन दोनों को मैं आपको दिखाती हूँ। ये बच्चे आपका नक्शा है, ये देखिए आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये रहा आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क यहाँ पे, ठीक है, सिमलीपाल नेशनल पार्क। और दूसरा है आपका यहाँ पे बिल्कुल तट में आपको दिख रहा है, ये है आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क, है ना। तो सिर्फ 2 यहाँ पे नेशनल पार्क हैं, बाकी आपको जितने दिख रहे हैं ना बच्चे, सारे के सारे आपके जो है या तो लेक दी हुई है या तो आपका टाइगर रिजर्व दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे बाकी जो है टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा याद रखिएगा, सिमलीपाल नेशनल पार्क भी है और सिमलीपाल आपका टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। उसके अलावा जो है भीतरकनिका यहाँ पे आपकी छोटी सी झील भी है। उसके अलावा आप लोग देखेंगे यहाँ पे आपके चिल्का लेक है, हालांकि अभी मैं लेक वेक तो आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन इतना जो है आपको याद रखना है कि 2 जो है राष्ट्रीय उद्यान है और एक जो है आपका पक्षी अभ्यारण्य है, जिसे चिल्का झील पक्षी अभ्यारण्य कहा जाता है। और ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पे चिल्का लेक होगी वहीं पे पक्षी अभ्यारण्य बना होगा। तो चिल्का लेक आपको कहाँ पे दिख रही है बच्चे, ये रहा आपका, है ना, ये आपको दिख रहा है बच्चे, ये चिल्का लेक है। चिल्का लेक जो है आपका, यहाँ पे चिल्का लेक भी है, चिल्का लेक में जो है आपका बर्ड सेंचुरी भी बना हुआ है, ठीक है। और चिल्का यानी कि जो नालाबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपका चिल्का लेक को ही कहा जाता है। तो चिल्का लेक को भी प्रिजर्व करने के लिए, इसका संरक्षण के लिए जो है बहुत सारे काम किए गए हैं। इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी घोषित किया गया है, इसमें जो है आपका एक पक्षी अभ्यारण्य भी है। तो इतना जो है आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये 2 हो गया और ये आपका तीसरा हो गया, है ना। इतना सारा मटीरियल नहीं, ये नक्शा तो सिर्फ मैं आपको दिखा रही थी, याद रहता ना, ज़्यादा दिमाग में ज़्यादा देर तक याद रहता है अगर हम इमेज देख लेते हैं तो, है ना। तो आपको याद रखना बच्चे कि सिमलीपाल किधर है, भीतरकनिका किधर है, चिल्का लेक कहाँ पे है, और ये आपका क्यों फेमस है। तो ये दोनों जो है आपके नेशनल पार्क हैं इसलिए फेमस है, और ये जो है आपका चिल्का झील पक्षी अभ्यारण्य है इसलिए फेमस है, ठीक है। ये देखिए आ गया प्रश्न इसी से रिलेटेड। आपको पूछा है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में सबसे बड़ा है।
तो राष्ट्रीय उद्यान पहली बात तो यहाँ पे दो ही हैं, तो दो में से आपका एक ही होगा जो सबसे बड़ा है। तो बच्चे दोनों में से जो ज़्यादा बड़ा है वो है आपका सिमलीपाल। ठीक है, याद रखना कौन सा वाला है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा का सबसे बड़ा है। अगला है उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर किस जिले में स्थित है। अभी तक आप लोग प्रश्न पढ़ते थे कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है, ये उड़ीसा में है, लेकिन उड़ीसा में भी कौन से वाली जिले में है। तो यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट के नेम दिए हुए हैं, पुरी है, भुवनेश्वर है, कटक है, देवगढ़ है। तो बच्चे ये आपका कहाँ पर है, उड़ीसा। कोणार्क टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल जो है आपका डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो ये आपका पुरी में आता है। ठीक है, कहाँ पर आता है ये, पुरी में। इसे ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, ब्लैक पेगोडा। अगला है उड़ीसा में स्थित सबसे बड़ी खारे पानी की लगून कौन सी है। तो लगून, तो पहली बात लगून और झील बच्चे एक ही होता है ना, झील और लगून बेसिकली डिफरेंस क्या है। लगून जो है ये, इसमें जो पानी होता है वो समुद्र का पानी होता है, जो खारा पानी होता है ना समुद्र का, वो जो है जब झील बन जाती है उसकी, उसे जो है लगून कहा जाता है। तो इनमें से जो है सबसे बड़ी खाली पानी की झील कौन सी है, ये उड़ीसा की ही नहीं बच्चे, ये हमारे देश की है। हमारे देश की जो है आपकी ये है चिल्का झील, ये याद रखना, ये है आपकी चिल्का झील। ठीक है, सबसे बड़ी लगून झील है हमारे देश में, भारत में जो सबसे बड़ी लगून झील है वो है आपकी चिल्का झील, और है किधर ये है आपके उड़ीसा में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब देखते हैं उड़ीसा में झीलें कौन कौन सी हैं। ठीक है, ये बच्चे आपका है चिल्का लेक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे उड़ीसा में तो यहाँ आपके तंपारा लेक है। ठीक है, ये आपकी तंपारा है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, आपकी चर्चाओं में थी। ये आपका बच्चा है अनुसूपा लेक, ये भी बहुत फेमस है अनुसूपा लेक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हीराकुंड रिजर्वेयर है जो कि महानदी पे बना हुआ डैम है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो है बस इन तीन चारों को याद रखिएगा। टम्पारा हो गई यहाँ पे आपकी, अनसुपा लेक हो गई आपकी यहाँ पे। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपका हीराकुंड रिजर्वियर हो गया जो कि हीराकुंड डैम का ही पानी है ना, तो वो आपका रिजर्वियर भी हो गया। तो इन तीन चार चीज़ों को याद रखिएगा। ये भी मैं आपको कुछ रीज़न से बता रही हूँ, क्योंकि जो आपका अनसुपा है, टम्पारा है, ये बेसिकली बच्चे आपकी जो रामसर साइड है ना वहाँ पर लिस्टेड है, इसलिए बताया आपको, है ना। तो इनको भी याद रखने की कौन से कहाँ पर है। अगला है उड़ीसा में कितनी लोकसभा सीटें हैं। उड़ीसा में लोकसभा सीटें कितनी हैं अभी वर्तमान में, तो यहाँ से बच्चे 21 सीटें। ठीक है, 21 सीटें जो हैं लोकसभा में यहाँ से क्या है। ठीक है, तो इसे याद रखना कि उड़ीसा में जो है लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 21 सीटें हैं। तो यहाँ पे आज का जो सेशन है सामान्य अध्ययन का वो कंप्लीट होता है। ठीक है, देखिए बच्चे बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, है ना, तो आप फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं कि इतनी सारी चीज़ बता दी। वो भी हमारे भी जो बाकी उड़ीसा के बच्चे हैं उनके लिए तो आसान सा है, जो उड़ीसा के नहीं हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है कि कैसे दूसरे राज्य की इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है। तो अधिकतर चीज़ें जो हैं जब आप भारत का जीके पढ़ते हैं तो वहाँ पर तो ये चीज़ें आप लोग पढ़ते ही हैं। इनमें से बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जिनका नाम आप लोगों ने नहीं सुना हुआ था पहले। छऊ नृत्य हो गया, चिल्का लेक हो गया, क्योंकि भारत के दृष्टिकोण से भी जो है आपका इंपॉर्टेंट राज्य है, इसीलिए इसकी चीज़ें जो है बहुत बार जीके के क्वेश्चन में आती हैं, है ना। तो ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी है, उसी से रिलेट करके जो बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको याद रखनी है ना। बाकी डिफिकल्टीज नहीं होने वाली है। एक बार सेशन आपको देखना है और इसकी जो PDF है वो आपको मेक इट इजी स्किल्स मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। एक बार आप PDF से उसे रिवाइज कर लेना। ठीक है, उसके अलावा बच्चे ये प्रैक्टिस तो हम लोग कर ही रहे हैं, प्रैक्टिस के इतर आपको क्या करना है, अपने को जांचना भी है, अपने आप को टेस्ट करना है। और टेस्ट करने के लिए जो है आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। अगर अभी तक नहीं किया हुआ है तो बच्चे मोबाइल एप्लीकेशन को आप लोगों को करना है डाउनलोड, मेक इट इजी स्किल्स। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन है। उसके अलावा आपको यहाँ पे क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, एक तो बच्चे आपके कंप्लीट नॉन टेक। ठीक है, जितने भी ट्रेड हैं आपके, अभी जो नालको में जितनी भी ट्रेड में वैकेंसीज आई हैं आपका नॉन टेक सेम होने वाला है, कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। तो जब नॉन टेक सेम है तो नॉन टेक की जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो भी सभी के लिए सेम है। ठीक है, तो एक तो बच्चे नॉन टेक की आपकी टेस्ट सीरीज़ है जो कि आपको यहाँ पे 99 रुपीज़ में मिल जाएगी। और उसके अलावा जो है आपका फीटर जो फीटर वाले बच्चे हैं, फीटर ट्रेड थ्योरी आपकी आनी है ना 60 नंबर की, तो जो फीटर वाले बच्चे हैं फीटर की जो है आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। और फीटर में बच्चे आपका क्या है कि जब आप टेक्निकल की जब आप ये टेस्ट सीरीज़ लेंगे तो टेक्निकल के साथ में नॉन टेक्निकल जो है आपका फ्री में आएगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब नॉन टेक आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है जो फीटर वाले हैं, क्योंकि आप फीटर वाली लेंगे
है ना। तो यहाँ पे मतलब कंप्लीट जो 100 मार्क्स का आपके लिए पेपर आएगा वो पूरा का पूरा जो है टेस्ट सीरीज की फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो केवल फीटर वाले हैं, क्योंकि बाकी ट्रेड की जो है अभी टेस्ट सीरीज मौजूद नहीं है, तो जो फीटर वाले हैं आप लोगों के लिए, जब आप फीटर वाला लेंगे तो नॉन टेक आपको फ्री में मिल जाएगा, लेकिन जो बाकी ट्रेड के हैं आपको जो है नॉन टेक का अगर लेना है तो वो आपका सेपरेटली है 99 रुपीज़ का है, ठीक है। हाँ, ये जो फीटर वाला है ये आपका 149 रुपीज़ का है ना। 60 नंबर का है ना, वेटेज ज़्यादा है इसलिए रुपये भी ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए बच्चे, आज का जो सेशन है वो यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप लोग को जो भी आपकी प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है, आप लोग कमेंट में लिखा कीजिए, मैं पढ़ती तो हुई उन्हें, है ना। तो ये जो है बच्चे आपका सेशन आज यहीं पे समाप्त करेंगे, और ये इस तरीके से जो है उड़ीसा का जो सामान्य अध्ययन है ये भी आपका 2-3 वीडियोस के बाद में खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हमें करना है इंडियन स्टैटिक जीके, है ना। तो इंडियन स्टैटिक जीके क्योंकि 50-50% लेकर के हम लोग चलेंगे, 50% तक का जो है आपका उड़ीसा का करंट अफेयर भी, प्लस उसमें आपका स्टैटिक जीके भी, और बाकी जो आपका है 20 मार्क्स का वो जो है आपका पूरा का पूरा इंडियन स्टैटिक जीके, ठीक है। तो उसी भी कवर करेंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नए सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।